तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग। हिस्ट्री तो बहुत देर से पढ़ रहे थे, थोड़ा सिविक्स भी तो पढ़ ली जाए, है ना? तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है या जो भी है उसके बीच में क्या होता है, पावर शेयरिंग। वो जो कंट्री को चलाए तो एक ही व्यक्ति ना चलाए, है ना? वो क्या कर दे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिसमें पावर का मिसयूज ना हो सके। तो शुरू करते हैं एक कंट्री की स्टोरी के साथ। कंट्री का नाम है बेल्जियम। ठीक है, कंट्री का नाम है बेल्जियम और उसका कैपिटल है ब्रसेल्स। ठीक है, ब्रसेल्स उसका कैपिटल है। यहाँ इसकी थोड़ी दुविधा थी, इस कंट्री की बहुत परेशानी थी। कैसी? कि कंट्री में जो होल कंट्री की बात की जाए तो उसमें मेजॉरिटी थी डच स्पीकिंग की। 59% लोग डच बोलते थे और फ्लैमिश रीजन में रहते थे। फ्लैमिश रीजन मतलब नॉर्थ वाले रीजन में रहते थे। ठीक है, और 40% फ्रेंच बोलने वाले थे जो साउथ साइड रहते थे, वलोनिया रीजन में। ठीक है, और जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन है। और जो ब्राजील्स है उसकी कैपिटल उसमें जस्ट उल्टा है। कैसा उल्टा है? कि 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो मेजॉरिटी कंट्री में किसकी है? डच की है, और माइनॉरिटी है फ्रेंच बोलने वालों की। पर अगर कैपिटल की बात की जाए तो उल्टा हो जाता है। फ्रेंच बोलने वाले क्या है, मेजॉरिटी में है, और डच बोलने वाले माइनॉरिटी में है। तो इसकी वजह से कुछ टेंशन्स क्रिएट हो जाती है दोनों कम्युनिटीज के बीच में। कैसी टेंशन्स? फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल देन डच कम्युनिटी। तो जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो ज़्यादा क्या होती है, रिच होती है, ज़्यादा मतलब अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं पूरे फ्रेंच के लोग, और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होती है डच की कम्युनिटी के अगेंस्ट में। और डच कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी इन द वोल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। पर डच क्या थी कि पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी है, पर जो मेन कैपिटल है उसका, उसमें माइनॉरिटी हो जाता है। तो सोल्यूशन, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पर फिर वो लोग एक सोल्यूशन के साथ बाहर आए। सोल्यूशन कैसा है देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन नंबर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अपनी कैपिटल में जो गवर्नमेंट बनी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया एक। फ्रेंच लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया? कि डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोग क्या हो जाए, जो भी मिनिस्टर्स हैं जो उस गवर्नमेंट को चलाएंगे, वो इक्वल इक्वल हो जाए। इससे ये हो जाएगा कि किसी की भी मेजॉरिटी नहीं रहेगी, और कोई ये नहीं बोल सकता कि डच बोलने वाले ज़्यादा हैं इसलिए वो अपना अपना सोचेंगे, फ्रेंच बोलने वाले अगर गवर्नमेंट में ज़्यादा हैं तो वो अपना अपना सोचेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, अब दोनों के मिनिस्टर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, जिसमें क्या हो सके वो अपनी कम्युनिटीज़ के लिए कोई भी ऐसे लॉ ना बनाए कि कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप, वन ग्रुप कैन नॉट टेक द डिसीजन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर स्पेशल लॉ बनता है, कोई भी स्पेशल लॉ बनता है, जैसे डच लोगों ने एक लॉ बना दिया, पर अगर वो फ्रेंच वाले लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फ्रेंच कम्युनिटी उसको क्या कर सकती है, मना कर सकती है। ठीक है, तो जो भी स्पेशल लॉ लगने हैं वो दोनों की क्या होनी चाहिए, उसमें दोनों की सहमति होना चाहिए, मतलब दोनों का सपोर्ट होना चाहिए उस लॉ को लेकर के, तभी वो लॉ पास होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, उस डिसीजन के सभी क्या हो, उसी के साथ हो, है ना, डिसीजन के साथ हो, समझ गए? तो फिर वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी बन गई। स्टेट गवर्नमेंट, ब्राज़ील ऑल्सो हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। तो ब्राज़ील जो है उसमें क्या हो गया, दोनों, जैसे वहां पर क्या हो गए, डच लोग मान गए, मतलब फ्रेंच डच लोग मान गए थे इक्वल इक्वल सपोर्ट के लिए पूरी कंट्री में। पूरी कंट्री में कैसे मान गए थे डच लोग, कि जितने डच ने बोल दिया रहा कि ठीक है हाफ ऑफ कर लेते हैं, आधे मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग हो जाएंगे, आधे फ्रेंच हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंच वालों ने भी क्या हो गई, ब्राज़ील्स में उनकी बात मतलब जैसे पूरी कंट्री में मान ली गई, तो वैसे उन लोगों ने भी फ्रेंच में बोल दी, फ्रेंच फ्रेंच लोगों ने बोल दिया कि चलिए ठीक है, हम भी जो ब्राज़ील से उसमें क्या कर लेते हैं, इक्वल शेयरिंग कर लेते हैं, डच भी इक्वल हो जाएंगे और फ्रेंच बोलने वाले भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जर्मन की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, बेचारे बेचारे 1% है, क्या ही कर लेंगे। तो उनका तो कुछ है ही, लेना ही देना नहीं है, बस जानने के लिए रखे कि 1% जर्मन थे वहाँ पर। फिर तीसरी गवर्नमेंट भी थी उसमें, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तीनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। जर्मन की
कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग थी, फ्रेंच की अलग थी, डच की अलग थी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, वो कल्चरल लैंग्वेज एंड एजुकेशन से रिलेटेड लॉज देखती थी, ठीक है, उसको कैसे चलना चाहिए, स्कूल्स वगैरह कैसे होने चाहिए, क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये सब कम्युनिटी गवर्नमेंट देखते थे। तो ब्राज़ील में 3 तरह की गवर्नमेंट थी, और क्या कर लिया था उन लोगों ने, समझौता कर लिया था, है ना, एग्रीमेंट कर लिया था दोनों ने, फ्रेंच और डच में। तो ज़्यादा कुछ नहीं डिस्ट्रक्शन हुआ इस कंट्री में, और दोनों कम्युनिटीज़ का क्या हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। पूरी कंट्री क्या है, अच्छे से सुख से रह रही, सुख शांति से रह रही थी, ठीक है। अब जैसे ही बात करते हैं श्रीलंका की, दूसरी कंट्री है श्रीलंका इस चैप्टर में। श्रीलंका की स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, है ना, पूरे क्या कहते हैं, बजरंगबली ने पूरी श्रीलंका जला डाली थी, है ना। तो हमारे रामायण में तो यही दिखाया जाता है। आगे अब पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं तो 74% यहाँ सिन्हालाज है, ठीक है, 18% तमिल है। पर यहाँ तमिल 2 प्रकार के हैं, एक जो श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल है वो हो गए, और कुछ अपने इंडिया से वहाँ जाकर रहने लगे तो वो तमिल हो गए। और 7% थे बोथ, सिन्हाला भी बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, पर वो क्रिश्चियन थे। कौन थे, क्रिश्चियन। बोथ थे, मतलब सिन्हाला और तमिल बोलने वाले थे 7% क्रिश्चियंस। और तमिल में दोनों प्रकार थे, हिंदू एंड मुस्लिम थे। 2 कम्युनिटीज़ थी, एक हिंदू थी एक मुस्लिम थी तमिल बोलने में। और सिन्हाला बोलने वाले थे सिर्फ बुद्धिस्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि 74% सिन्हाला बोलने वाले हैं, तो मेजॉरिटी सिन्हालास की है, तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली सिन्हालास ने गवर्नमेंट बनाई, और क्या कर दिया, सिन्हालास ने गवर्नमेंट बना करके लॉ बना दिए। कैसे लॉ बना दिए, 1956 एक्ट वॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट विच मेड सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो एक एक्ट पास कर दिया और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिन्हाला को। तो अब जब ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बन जाती है तो उसमें मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी स्कूल्स वगैरह चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह चल रहे होते हैं, या बड़े बड़े जो भी प्राइवेट ऑफिसेज भी हैं, उसमें जो सिन्हालाज बोलते थे उनको क्या मिलेगा, ज़्यादा अहमियत मिलेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी रेदर देन तमिल बोलने वाले लोगों से, ठीक है। तो गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर इन जॉब्स एंड एडमिशन। तो जल्दी जल्दी गवर्नमेंट क्या करती थी, जॉब्स के लिए भी ले लेती थी, किसको जॉब्स के लिए ले लेती थी, सिन्हाला बोलने वालों को। सिन्हाला बोलने वालों को जॉब्स में ले भी लेती थी, और एडमिशन भी उनको कॉलेजेस में स्कूल्स में जल्दी मिल जाता था, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो यहाँ पर एक नया लॉ और बन गया, क्या बन गया कि भाई बुद्धिज्म को भी ये लोग प्रमोट करेंगे, जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। बाकी रिलीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी बुद्धिज्म को बस क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बन गए। तो यहाँ तमिल बोलने वाले लोगों को लगा, तमिल में क्या थे, हिंदू मुस्लिम थे और क्रिश्चियन भी थे, है ना, क्रिश्चियन 7% थे। तो इन लोगों को लगने लगा, इनसिक्योरिटी फील होने लगी। इनसिक्योरिटी कैसे, कि इनके रिलीजन की तरफ अब गवर्नमेंट क्या है, ध्यान ही नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी लॉ वगैरह कुछ भी, इनकी गवर्नमेंट को इग्नोर, मतलब इनके रिलीजन को इग्नोर कर रही थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। तो सबसे पहली क्या फीलिंग आती है कि भाई हमको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम पर हमको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, हमको क्या लेफ्ट आउट छोड़ा जा रहा है, कि हम इस देश के नागरिक नहीं है, ऐसा सोचने लगे थे। कौन, सिन्हाला, जो तमिल बोलने वाले थे, सॉरी सिन्हाला नहीं, तमिल बोलने वाले लोग थे, वो ऐसा सोचने लगे थे। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और उनको लगने लगा कि हमारे लैंग्वेज और कल्चर पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ना इनको कोई फ़र्क पड़ता हमारे लैंग्वेज और कल्चर से। दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देयर राइट टू इक्वालिटी। और उनको लगने लगा क्या, कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, लॉ ऑफ इक्वालिटी को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रही है। मतलब कि हम क्या है, इनके इक्वल नहीं माने जा रहे हैं, किसके, सिन्हालास के, है ना। ऐसा वो लोग सोचने लगे थे। तो उनका रिएक्शन आता है, ठीक है। रिएक्शन क्या आता है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ तमिल में, तमिल को इतने सब वो लगने लगा, है ना, इतनी सब फीलिंग्स उनके अंदर आने लगी एलिनेशन वगैरह की, और राइट टू इक्वालिटी इनका क्या होला, वायलेशन होने लगा रहा। तो रिएक्शन आता है उनकी तरफ से, क्या करने लगते हैं, स्ट्राइक्स करने लगते हैं। किसके लिए स्ट्राइक करने लगते हैं, इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी चाहिए, है ना,
राइट टू इक्वालिटी चाहिए, हमको भी एजुकेशन लेवल उतना ही चाहिए, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज में और जॉब्स मिले, सब कुछ मिले, ठीक है। तो देयर डिमांड्स फॉर ऑटोक्रेसी वॉज एंड इक्वालिटी वॉज डिनाइड, और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और बंद कर दिया, मतलब मांगे मना कर दी गई मानने से, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, सेपरेट कंट्री का, अब जब मांगे पूरी नहीं हुई उनकी तो उनने बोला ठीक है आप रखो अपनी कंट्री, हमें सेपरेट कंट्री दे दो नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ साइड का हिस्सा वो मांगने लगे, जिसमें वो 18% लोग रह सकें, ठीक है। नॉर्थ साइड का हिस्सा मांगने लगे, कंट्री का डिवीजन मांगने लगे वो लोग, ठीक है। पर वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं करा उन्होंने, सेपरेट कंट्री का डिमांड भी क्या कर दिया, मना कर दिया। और लोग लड़ने लगे, जब कंट्री के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, क्या हो जाता है, जब कंट्री के लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, सिविल वॉर। क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। और बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए सिविल वॉर में। और सिविल वॉर क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। कहाँ की, श्रीलंका की, और उसकी इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा गिर गई कि क्या बताएं, ठीक है। आज भी आप उसका हाल जानते हैं कैसी चल रही है श्रीलंका। तो यहाँ पर आज का टॉपिक ख़त्म होता है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिएगा। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।